जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए आज जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, वो 30 दिन का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसके लिए क्लास 9 है आज ये। और इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज मैं टॉपिक वाइज क्लास करा रहा हूँ। तो आज जो हीट चैप्टर है जिसे हम ऊष्मा बोलते हैं, और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें इससे क्वेश्चंस ना आए। तो आज हीट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड सारे जितने भी डाउट हैं आज इस क्लास में ख़त्म हो जाएंगे। और ये 30 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए। और आज ये 30 दिन के क्रैश कोर्स में आज 9वां दिन आप इसको मान सकते हैं। तो 30 दिन में मैंने ये ठाना हुआ है कि मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ख़त्म करने का पूरा प्रयास करूँगा और उसके बाद आपको पीडीएफ भी दूंगा। पीडीएफ के लिए क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सअप नंबर है, तो आप उस पर जुड़ जाएंगे और हमारे साथ पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों, बहुत ही आसान टॉपिक भी कह सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक भी कह सकते हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो भारत के सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो हीट, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा बोलते हैं। तो सबसे पहले मतलब हीट जानते हैं कि एक्चुअल में हीट होती क्या है और हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले दिखा देता हूँ किन किन चीज़ों पर मैं बात करूँगा। हीट के बारे में बात करूँगा, यूनिट्स के बारे में बात करूँगा, उसके बाद टेम्परेचर के बारे में बात करूँगा, उसके बाद ये जो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, सभी पे इन पे बात करने वाले हैं डिटेल में। फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा, 2 न्यूमेरिकल भी लिए हैं, 2-3 न्यूमेरिकल हैं। ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट थर्मोमीटर लिए हैं मैंने। उसके बाद मैंने आपको बताया है लेटेंट हीट क्या होती है, सेंसिबल हीट क्या होती है, इन सब पे डिस्कस करेंगे विद डायग्राम। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इन पे बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखिए डिटेल में डिस्कस करूंगा और ये पीडीएफ आपको दूंगा बिल्कुल एकदम डायग्राम बना के। इतने इतने डायग्राम बना के आज तक आपने पढ़ा नहीं होगा। आज आपको प्रयास वो करूंगा कि आपको क्लास में ही सब कुछ याद हो जाए और कुछ भी चीज़ें रटनी ना पड़े, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है। तो 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले हीट की तरफ। तो हीट होती क्या है, हीट क्या होती है, वह भौतिक कारक है जो गर्मी व ठंडक का आभास, मतलब जो गर्म व ठंडे का जो फील करा रहा है आपको, तो वही क्या है, हीट है। तो हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होता है कि हीट है जो आपको महसूस कराए, लेकिन टेम्परेचर को आप मेजर करके देख सकते हो कि आपका शरीर का तापमान कितना है। तो तापमान और हीट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है। अगर हम हीट की बात करते हैं तो हीट क्या है, एक प्रकार की क्या है हीट, हीट एक प्रकार की क्या है, हीट एक प्रकार की एनर्जी है। तो आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आता है कि हीट क्या है, तो ऑप्शन में रहेगा हीट एक प्रकार की एनर्जी है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है, यूनिट्स ऑफ हीट। हीट की यूनिट के बारे में जान लेते हैं। अभी तक कुछ नहीं बताया मैंने, इतना बताया कि हीट होती क्या है और हीट क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। चलो अब यूनिट्स ऑफ हीट के बारे में बात करते हैं। तो हीट ऊर्जा का ही एक रूप है। हीट क्या है, ऊर्जा का ही एक एनोदर रूप है। अतः ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, हमारा जूल होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक भी ऊर्जा के एसआई मात्रक की तरह क्या होता है, जूल होता है। अब आपको पता लग गया कि अगर आपसे कोई पूछता है कि ऊष्मा का जो मात्रक होता है एसआई क्या होता है, आप बोल देंगे जूल होता है। और हीट क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। और हीट होती क्या है, वह भौतिक कारक है जिससे हमें गर्म में ठंडा होने का आभास हमें फील होता है कि हम कितने गर्म हो रहा है, कोई भी वस्तु कितना ठंडा हो रहा है। ठीक है। ऊष्मा स्थानांतरण सारा आगे पढ़ेंगे। अब क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, परंतु व्यवहार में कैलोरी, किलो कैलोरी, ब्रिटिश ऊष्मीय मात्रक आदि मात्रक भी प्रयुक्त होते हैं। परंतु व्यवहार में अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट इंग्लिश में बोलते हैं, कैलोरी, किलो कैलोरी। तो ये भी किसके लिए हम यूज करते हैं, ये भी हम किसके लिए, ऊष्मा के लिए ही ये मात्रक सभी यूज करते हैं। तो ये मात्रक भी आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछ लेता है कि कैलोरी किसका मात्रक है, तो आप बता देंगे ऊर्जा का मात्रक ही क्या है, कैलोरी है। तो ये सारा आपको याद रखना है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत है नहीं, पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा मतलब अच्छे से सारा नोट्स बना के पीडीएफ आपको दे दूंगा, बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। 1 कैलोरी कितने के बराबर होता है, 4.186 जूल के बाद बराबर होता है। और 1 जूल होता है 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। 1 किलो कैलोरी इतने कैलोरी के बराबर होता है। तो ये सारी चीज़ें ना आप याद रख लीजिए, ये सारी चीज़ें आप याद रख लीजिए। इनसे क्या होता है कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डायरेक्ट आप इनको गलत कर देते हैं। तो ये फैक्ट है बिल्कुल, ये आपको याद रखना है, इसमें मैं कुछ भी आपको समझा नहीं सकता। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आ गया आपकी स्क्रीन पर जो नेक्स्ट दूसरा तरीका है, वो आ गया आपका कॉन्सेप्ट क्या है, टेम्परेचर। तो तापमान क्या है, तो तापमान का क्या है, तापमान बिल्कुल
उसी की तरह है, उसमें क्या कर रहे थे हम फील करा रहे थे, इसमें क्या है कि हम मेजर कर सकते हैं। वह भौतिक राशि है जिसमें हमें ये पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी हॉट है। अगर कोई वस्तु है, ये वस्तु रखी हुई है, तो अगर क्या कर रहा है कि भाई इस वस्तु को फील तो हो नहीं रहा है कि हीट ऊष्मा कितनी है, तो होता क्या है कि जो वस्तु है इसका टेम्परेचर मेजर किया जाएगा। तो टेम्परेचर जब आप मेजर करेंगे इसका, तो टेम्परेचर मेजर करने के बाद पता लगेगा कि इसका जो तापमान है कितना है, कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा आएगा तो वस्तु क्या है, ज़्यादा गर्म है, और टेम्परेचर कम आएगा तो वस्तु क्या है, कम ठंडी है। तो आपको याद रखना है, बड़ा आसान सा तरीका है। और होता क्या है कि जब सपोज करो दो वस्तुएं हैं, ये एक वस्तु ये हो गई, एक वस्तु ये हो गई, इसका टेम्परेचर क्या होता है, जब दोनों का डिफरेंस हो जाता है तभी क्या होता है, हीट एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होती है। हायर मतलब जिसमें हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर क्या होते हैं, हीट ट्रांसफर होती है। ये बात आपको आगे भी पता चलेगी और यहाँ भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब लिखा हुआ है अतः वस्तु की ऊष्मता मतलब हॉटनेस और कोल्डनेस की माप को ही क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। बिल्कुल आसान सी भाषाओं में लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का जो प्रवाह होता है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के कारण होता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर दो वस्तुएं रखी हुई हैं, उन दोनों वस्तुओं में जो हीट का ट्रांसफर होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, वो किसके कारण होता है, वो होता है डिफरेंस के कारण, मतलब ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अगर दोनों का तापमान समान है तो तब हीट क्या है, कहीं भी किधर भी ट्रांसफर नहीं जाएगी। अगर ये दो वस्तुएं लिखी हुई हैं तो इनमें क्या होगा, ये ज़्यादा गर्म है, ये कम गर्म है, तो ज़्यादा गर्म वाली वस्तु क्या देगी, अपनी हीट इसको दे देगी और इसको भी ये अपनी इक्वल अवस्था में लेके आ जाएगी, ठीक है। चलो, अब लिखा हुआ है कि भाई जो उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है, जो मैं बता रहा हूँ वही है कि भाई एक वस्तु से दूसरी वस्तु ऊष्मा का प्रवाह टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है, जो उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है। ऐसा होने से दोनों वस्तुओं का ताप बराबर हो जाता है, इसी अवस्था को थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। देखिए, डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछेगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम या ऊष्मीय संतुलन क्या है, तो आपको बताना है कि जब एक वस्तु गर्म है और एक वस्तु ठंडी है, तो गर्म वाली वस्तु से जो हीट चल के ठंडी वाली वस्तु में जाती है, तो दोनों का एक कंडीशन ऐसी आती है, दोनों का तापमान बराबर हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी अवस्था को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, या हिंदी में बोल देते हैं उसमें संतुलन कहते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, रटने नहीं है, समझना है बिल्कुल। अगर समझ में ना आए कमेंट करके बता देना, मैं आपको सारा समझा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम यूनिट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं, तापमान की अगर यूनिट की हम बात करते हैं, तो बेसिकली डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, तीन क्या है, ताप के ये मात्रक होते हैं और कितनी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है। आज आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं डिग्री सेल्सियस को हम किससे लिखते हैं, डिग्री सी से लिखते हैं, इसको एफ से लिखते हैं, इसके केल्विन से लिखते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, मतलब सपोज करो कोई पैमाना है, अगर डिग्री सेल्सियस में हम किसी को मेजर कर रहे हैं, किसी को डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री केल्विन में, उसको मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनाया मैंने, एक थर्मामीटर बनाया है, ये मैंने थर्मामीटर बनाया। अगर हम डिग्री सेल्सियस की हम बात करते हैं, जो डिग्री सेल्सियस में अगर हम किसी भी ताप को मेजर करते हैं, तो उसका जो सबसे जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो मैक्सिमम होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जहाँ ये पानी बॉयल हो जा रहा है या कोई भी है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। और इसी को सेम हम अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, केल्विन में बात करेंगे चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट, दो पॉइंट उसमें भी ऐसे ही रहेंगे। तो अब आपको यही देखना है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपके सामने लिखा हुआ है, ये डिग्री सेल्सियस पैमाना मैंने बनाया हुआ है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट बनाया हुआ है, ये डिग्री केल्विन बनाया हुआ है। तीनों को देखिए इक्वल का साइन लगाया हुआ है, ये देखिए ये तीनों क्या है, बराबर हैं आपस में। अब ये बराबर कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डिग्री सेल्सियस में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है क्या होता है, तो आपको याद रखना है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और इन्हीं से हम फॉर्मूला निकालते हैं। आप रटते हो ना जो फॉर्मूला कि भाई 0 - C/32 या F, जो भी फॉर्मूला रटते हो ना आप, वो इसी से निकलता है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकली बताऊंगा, हमेशा आप 2-3 बार लिख के देखेंगे, कभी लाइफ में भूल नहीं पाओगे, ठीक है। अगर डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इसी को सेम फ़ारेनहाइट में बात करें तो भाई 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मतलब पानी जम जाता है। अगर हम जल की बात कर रहे हैं
शुद्ध जल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, जल जम जाता है। यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, यहाँ 273.15 पर जम जाता है। तो ये तीनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट है। ये डिग्री सेल्सियस में है, ये फ़ारेनहाइट में है, ये केल्विन में है। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका हो गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका हो गया 373.15 केल्विन। इतनी बात समझ में आई। अब आपसे बोला जाता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर आप तीनों के जानते हो ना, तो आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत है नहीं, कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान सा तरीका है। अगर तीनों स्केल में संबंध निकालना हो, तो अगर सबसे पहले क्या लिखना है, डिग्री सेल्सियस लिखना है, ऐसे डिग्री सेल्सियस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 है। और उसके बाद इन दोनों के बीच में गैप कितना है, क्योंकि इनिशियल 0 था और फाइनल कितना है, 100, तो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ये कितने के बराबर है, डिग्री फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करते हैं तो माइनस इनिशियल टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस होगा, और इन दोनों का गैप हो गया 180। तो देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि पहले आपको यूनिट लिखनी है, उसके बाद ये माइनस कर देना है, ये माइनस कर देना है। सपोज करो 0 में से आपने ये आपने सबसे पहले डिग्री सेल्सियस लिखा, उसके बाद माइनस लगाया आपने, 0 कर दिया, अपॉन में 100 कर दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था, 100 का था, जो बीच में स्केल थे। उसके बाद ये क्या करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट करना है, -32 करना है, अपॉन में कितना करना है, 180, क्योंकि 212 और 32 का डिफरेंस कितना होगा, ये बराबर हो गए। इसी तरीके से मैंने तीनों को यहाँ पे लिखा हुआ है और हाईलाइट भी किया हुआ है। डिग्री सेल्सियस -0 अपॉन 100, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180, केल्विन माइनस ये क्या हो गया इसका, ये इसका इनिशियल टेम्परेचर है, मतलब इन दोनों का ये डिफरेंस है। ये क्या है, हमारा इनिशियल टेम्परेचर, जहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में हो गया, ये फ़ारेनहाइट में हो गया, ये केल्विन में हो गया। उसके बाद गैप यहाँ 100 का था या 180 का था, यहाँ भी 100 का था। 2 बार लिखेंगे तो आप हमेशा के लिए रट जाएंगे। यही फॉर्मूला होता है। अगर आपको कोई वैल्यू फ़ारेनहाइट में दे दिए, केल्विन में पूछ रहा है तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दे दिए, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करके इन दोनों को इक्वल करके आंसर निकाल देंगे। सॉल्व करना तो आता है, बाकी आगे मैंने न्यूमेरिकल भी बताए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। डिग्री सेल्सियस की हम बात करते हैं। चलो डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, तो ये सेल्सियस पैमाने का ताप है, डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पैमाने का ताप है, और केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन पैमाने का ताप है। तो ये मैंने तीनों लिखे हुए हैं और आपको बताए भी हैं, आपको याद रखना है। चलो अब आगे चलते हैं, आपको स्केल निकालना आ गया बड़े आसान से। अब देखिए पहला न्यूमेरिकल है, और ऐसे क्वेश्चन भर भर के ग्रुप डी में आते हैं, एनटीपीसी में या भारत के किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप जाते हो तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि किसी का जो तापमान है वो डिग्री सेल्सियस में 50 डिग्री दिया हुआ है, आपसे बोल रहा है कन्वर्ट इसे डिग्री फ़ारेनहाइट में, इसको कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था आपको डिग्री सेल्सियस अपॉन 100, फ़ारेनहाइट -32। अब ये 32 ही क्यों आ रहा है, क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, फ़ारेनहाइट में। अब ये डिग्री सेल्सियस है, अब इसमें से -0 करेंगे तब भी यही आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट लिख दिया है। तो आपको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल जो आते हैं ये फार्मूला रटना नहीं है, आपको समझ के सॉल्व करना है। आप लाइफ में कभी भी इस फार्मूले को गलत नहीं करोगे और आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 आपने लिखा, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 लिखा, और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आपको 50 दी हुई थी, आपने यहाँ पुट कर दी। उसके बाद आपने डिग्री फ़ारेनहाइट की आपने वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गई। क्योंकि डिग्री सेल्सियस की आपको पता थी, आपने फॉर्मूला लगा दिया, आपका आंसर आ गया। कुछ करना ही नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, और आप भी उठा के किसी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डिग्री सेल्सियस की वैल्यू इस बार 40 डिग्री दी हुई है, और डिग्री फ़ारेनहाइट में आपसे पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल वही करना है। ये आपने फार्मूला लगाया, फार्मूला मैंने आपको याद करा ही दिया है पहले, तो रटना है नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद क्या आ गया, डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। ठीक है, तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट में कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 104 आ गई। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, ये एक ऐसा नोट है, आप इसको 3-4 स्टार मार्क कर लीजिए। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, कि वह कौन सा तापमान है जिस पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, और आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये माइनस है या प्लस है, माइनस है या प्लस है। तो आज आपको याद करना है, इस क्लास के बाद आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है, इस पर -40 डिग्री पर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस व डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों तापमान बराबर होते हैं, और आप इनको निकाल भी सकते हैं। तो मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, -40 डिग्री इज द ओनली टेम्परेचर एट विच डिग्री सेल्सियस
डिग्री फ़ारेनहाइट बोथ आर इक्वल, मतलब दोनों क्या है -40 डिग्री एक ऐसा तापमान है, इस पर क्या होता है कि जो इस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, अब आगे को कभी भी आपको गलत नहीं करना है। एमसीक्यू की मैं क्लास लेके आऊँगा तो आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। अगर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की हम बात करते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादातर आपने देखा होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में जरूर मापते हैं कि उसे बुखार कितना हो रहा है, 102 हो रहा है। तो 102 जो हो रहा है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में हो रहा है। अगर उसी को आप सेल्सियस में देखेंगे तो काफ़ी कम दिखेगा। देखा होगा कोविड-19 में जो मशीन सी हाथ पे लगाते हैं, इस तरीके से जो मशीन पर हाथ लगाते हैं और टू टू बोलती है, टेम्परेचर चेक करने के लिए वहाँ पे डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जा रहा है। तो आपको एक बात याद रखनी है, अगर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन, ये तीनों क्या है, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर हैं। तीनों ही क्या है, न्यूनतम तापमान है, मतलब किसी भी मानव का। तो डिग्री सेल्सियस में उसे 37 लिख सकते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310 केल्विन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो वो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। जैसे कोविड-19 में जो मशीनें जिनसे टेम्परेचर चेक करते हैं वो डिग्री सेल्सियस में चेक करते हैं। तीनों क्या है, बात एक ही है, ये आपको याद रखना है, बार बार आपको मैं बता रहा हूँ हाईलाइट करके, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि भाई न्यूनतम संभव तापमान 0 केल्विन है, और उसी को अगर डिग्री सेल्सियस में लिखा जाए -273.15 डिग्री सेल्सियस, और उसी को लिख जाए अगर उसमें फ़ारेनहाइट में -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब न्यूनतम संभव तापमान जो है केल्विन में 0 केल्विन है, डिग्री सेल्सियस में ये है और फ़ारेनहाइट में ये है। तीनों का न्यूनतम तापमान आपको याद रखना है, और इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप। तो आपसे बोलेगा डिग्री सेल्सियस में परम शून्य ताप का जो मान है वो कितना होता है, या फिर केल्विन में कितनी वैल्यू होती है, या फिर फ़ारेनहाइट में कितनी वैल्यू होती है, तो वो आपको याद रखना है बड़े प्यार से, ठीक है। ये आपको तीनों तापमान याद रखने। अब आगे लिखा हुआ है कि डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू +574.25 वह तापमान है जिस पर डिग्री फ़ारेनहाइट व केल्विन क्या है, समान रीडिंग देते हैं। देखिए अभी तक आपने डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट तो आपने पढ़ लिया होगा, दोनों कब बराबर होते हैं, -40 पर। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है भाई, आप सभी को पता है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि डिग्री फ़ारेनहाइट व केल्विन समान रीडिंग कब देते हैं, तो आपको याद रखना है +574.25 वह तापमान है जिस पर डिग्री फ़ारेनहाइट व केल्विन क्या करते हैं, दोनों समान रीडिंग देते हैं। क्लास पसंद आ रही है या फिर मैं ऐसे ही मेहनत किए जा रहा हूँ? अगर क्लास पसंद आ रही है तो आप लाइक कमेंट करके बता देना, अगर कोई भी डाउट रहता है तो वो भी आप बता देना, ठीक है। अब आपसे रूमर स्केल की डायरेक्टली रीडिंग पूछ लेगा, उसका जो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 रूमर पर होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है 80 रूमर पर। तो सभी का आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट याद रख सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखिए मरकरी थर्मोमीटर है ये, तो सबसे पहले इसका उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। डॉक्टरों के प्रयोग के कारण उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर भी कहते हैं। देखिए डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना है मरकरी जो पारा वाला, जिसमें पारा यूज किया जाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। मानव शरीर का तापमान मापने के लिए किसके, मरकरी थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, इस थर्मामीटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं 357 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं एल्कोहल थर्मामीटर क्या होता है। देखिए एल्कोहल थर्मामीटर बहुत लो तापमान एल्कोहल थर्मामीटर से नापते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, न्यूनतम तापमान को मापने के लिए किस प्रकार के थर्मामीटर का आप उपयोग करेंगे, तो आपके ऑप्शन रहेंगे, एल्कोहल रहेगा, मरकरी रहेगा और भी रहेंगे। तो आपको याद रखना है जो एल्कोहल थर्मामीटर है इसका तापमान हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम इस थर्मामीटर का यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना -114 डिग्री सेल्सियस होता है। आप देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बर्फ़ बन जाती है, आइस बन जाती है। तो आप ये देख सकते हो कि -114 डिग्री सेल्सियस तक भी ये मेजर कर सकता है। तो ये कितने कम टेम्परेचर को भी मेजर कर सकता है, ठीक है। आपको समझ में आ गई। अब देखिए
अब लिखा हुआ है कि रूम टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय मर्क्यूरी थर्मोमीटर, से बोला जाए कि रूम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, तो आपको याद रखना है वो मर्क्यूरी थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पायरोमीटर से नापते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि भाई जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जो हाई टेम्परेचर होता है, उसको हम किस प्रकार से मेजर करते हैं, तो आपको याद रखना है पायरोमीटर से मेजर किया जाता है। और मैं सारी PDF आपको ये दे दूंगा, कोई भी टेंशन ना ले, सारी PDF आपको मिल जाएगी जो कि ये। अब आगे चलते हैं, एक नोट लिखा हुआ है और ये नोट क्या है, इतना महत्वपूर्ण है जिससे कि आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। अब ये कह रहा है कि ऊष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है, ऊष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है, और लिखा हुआ है कि और नहीं भी बढ़ा सकती है। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसमें आप हीट दे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इसका तापमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा भी हो सकता है तापमान बढ़ा भी सकती है और तापमान नहीं भी बढ़ा सकती है। अगर हम बात करें सेंसेबल हीट की, तो सेंसेबल हीट क्या करेगी, तापमान बढ़ा देगी, और लेटेंट जो हीट है वो तापमान नहीं बढ़ाएगी। और वो कैसे नहीं बढ़ाएगी, क्या होती है लेटेंट हीट, क्या होती है सेंसेबल हीट, इन सभी पर अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेटेंट हीट की बात करते हैं। तो लेटेंट हीट को हिंदी में बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुप्त ऊष्मा, हम इसको बोलते हैं। तो लेटेंट हीट क्या होता है कि अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। देखिए यहाँ मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ 2 डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं। अब इन डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेटेंट हीट क्या है और सेंसेबल हीट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले लेटेंट हीट की बात करते हैं। ये एक आपने इस प्रकार से एक भगोना ले लिया, उस भगोने में क्या करें, आपने बर्फ़ आइस क्यूब मतलब डाली हुई है, मतलब आइस क्यूब के पीस हैं, ये छोटे छोटे देख सकते हो, ये पीस हैं, ये आइस क्यूब के पीस इस तरीके से आपने उस भगोने में रखे हुए हैं। तो होगा क्या, उस भगोने को आपने क्या करा, नीचे से जो भी आपका ड्रम था उसको आपने क्या करी, सेंसेबल, देखिए यहाँ से देख सकते हो लेटेंट हीट आपने इसको प्रोवाइड कराई। जब लेटेंट हीट आपने इसको प्रोवाइड कराई तो इसका जो बर्फ़ का जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन हीट देने के बाद भी क्या रहा, 0 डिग्री सेल्सियस रहा इसका फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मेल्टिंग। मतलब ये जो बर्फ़ थी, ये जो आइस थी, ये वाटर में मेल्ट हो गई, लेकिन मेल्ट होने के बाद भी क्या हुआ, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहा। तो आपको एक बात पता लगी कि आपने जो लेटेंट हीट दी है इससे टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, फेस चेंज हुआ है। फेस चेंज का मतलब क्या है कि ये सपोज करो बर्फ़ थी और बर्फ़ से ये घुलने के बाद में अब ये पानी बन गया, लेकिन तापमान इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस था और इस बर्फ़ का भी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी कि जो लेटेंट हीट होती है उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फेस चेंज होता है। यहाँ देख सकते हो, प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसमें क्या है कि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब देखिए, अब सेंसेबल हीट की बात करते हैं हम। सेंसेबल हीट क्या होती है, ये इस बार आपने बीकर लिया, इस बीकर में क्या है, पानी भरा हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर। तो हुआ क्या कि आपने जब सेंसिबल हीट दी तो इस पानी का टेम्परेचर था सपोज करो 14 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा आपने आफ्टर हीटिंग तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसका मतलब ये है कि इसके टेम्परेचर में तो चेंज आ गया, इसके टेम्परेचर में तो चेंज आ गया, लेकिन फेस वही रहा, पानी था और पानी ही रहा, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ बर्फ़ से क्या बन गया था, पानी बन गया था। इसमें क्या होता है, लेटेंट हीट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फेस चेंज होता है और टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर सेंसेबल हीट की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है और फेस चेंज नहीं होता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है और फेस पर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो आपको याद रखना है सेंसेबल हीट होगी। और लेटेंट हीट में क्या होती है कि फेस चेंज होता है, टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है, लेटेंट हीट क्या होती है, यह अवस्था मतलब फेस चेंज करती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जो इसकी यूनिट है जूल पर केजी या कैलोरी पर केजी, इसकी क्या होती है, लेटेंट हीट की यूनिट होती है। तो यही बात मैंने लिखी हुई, देखिए ये अवस्था फेस चेंज करती है, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आपको बात याद रखनी है, चलो यूनिट आपको याद रखनी। सेंसेबल हीट क्या होती है, सेंसेबल हीट क्या होती है, इसमें फेस कांस्टेंट रहता है, मतलब अवस्था जो होती है कांस्टेंट रहती है, जैसे पानी है तो पानी रहेगा, लेकिन टेम्परेचर में क्या होता है, चेंज। हीट और लेटेंट हीट दोनों एकदम क्लियर हो गई होंगी, मैंने डायग्राम बना के आपको बताया है। चलो अब आगे चलते हैं, तीसरी हीट बचती है, ये स्पेसिफिक हीट क्या होती है। तो स्पेसिफिक हीट आपको याद रखना है, विशिष्ट ऊष्मा वह ऊष्मा है जो 1 केजी मास पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे, लेकिन सेंसेबल हीट में मास कितना भी हो और हीट कितना भी बढ़ा सकती है। देखिए स्पेसिफिक हीट है
और सेंसेबल हीट है। स्पेसिफिक का मतलब है कुछ स्पेसिफिक हीट, और सेंसेबल का मतलब क्या है कि सपोज करो स्पेसिफिक हीट जो होती है ये 1 केजी मास का जो पानी है उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ रहा है तो वो सेंसेबल हीट कहलाती है। अगर उसका मास कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और फिर भी उसका हीट देने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो वो क्या होगी, हमारी सेंसेबल हीट होगी। और लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि 1 केजी पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने थे, लेकिन इस सेंसिबल हीट में मास कितना भी हो तो हीट कितना भी बढ़ाई जा सकती है। तो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस ये किसका हो गया, इसका यूनिट हो गई। अब आपको याद रखना है उबलते हुए पानी की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, मतलब जो गुप्त ऊष्मा होती है वो भाप में होती है। इसी वजह से क्या होता है कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलना, मतलब आग से भी बुरी तरीके से आप भाप से जल जाओगे, क्योंकि उसमें क्या होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अतिरिक्त होती है, उसके अलग उसमें नहीं होती है, इसमें होती है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है समझते हैं इनको वन बाई वन। चलो चलो समझते हैं वन बाई वन। तो अब लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं। यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, पढ़ेंगे इतना ही जितना ही आपके काम का है। ये नहीं कि आपको डिटेल में बताए जा रहे हैं, और जो मेन मुद्दे की बात है वो भी आपको याद ना हो। तो किसी फ्रिज में फ्रीजर की जो सबसे अच्छी स्थिति होती है वो ऊपर वाले भाग की होती है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि जो फ्रिज में अगर फ्रीजर आपको लगाना है तो सबसे अच्छी स्थिति कहाँ की होती है, तो वो ऊपर वाले भाग की होती है। इतना आपको याद रखना है, डिटेल में कभी फिर बताएंगे आपको, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी कमरे में फ्रिज का डोर खोल देने पर कमरे का तापमान पहले से क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अगर किसी कमरे के अंदर फ्रिज रखा हुआ है और उसके डोर को आप खोल देते हैं, डोर को खोलने के बाद क्या होगा कि तापमान उस कमरे का पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये नहीं है कि वो एसी का काम करने लगेगा, ठीक है, तो पहले से ज़्यादा तापमान उसका बढ़ जाएगा। चलो तीसरा पॉइंट क्या है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट चल रहे हैं। काली और खुरदरी सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है और अच्छी उत्सर्जक होती है। देखिए जो काली, अगर देखिए आपने गर्मियों में देखा होगा, अगर आप काली कमीज पहनते हो तो उसमें जितनी भी हीट आती है तो वो हीट को क्या कर लेती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि ये क्या है, जो काली व खुरदरी सतह क्या होती है, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तो आपको याद रखना है कि काले कपड़ों में जब भी आपको गर्मी ज़्यादा लगती है और सफ़ेद में कम लगती है, क्योंकि सफ़ेद क्या करती है, जितनी भी लाइट उस पर हीट जितनी भी आती है उसी को क्या कर देती है, वो रिफ्लेक्ट कर देती है। इसी वजह से गर्मियों में आपको सजेस्ट किया जाता है कि भाई आप सफ़ेद कपड़े पहनोगे तो आपको गर्मी कम लगेगी, काले कपड़े पहनोगे अगर ब्लैक कलर के तो उसमें गर्मी आपको ज़्यादा लगेगी। चलो अगला क्या लिखा हुआ है, सफ़ेद व चिकनी सतह ऊष्मा की क्या होती है, बुरी अवशोषक होती है व बुरी उत्सर्जक होती है। चलो ये भी बात ठीक है, ये आपको बता चुका हूँ। उसके बाद क्या है, एयर, हवा क्या है, ऊष्मा की अच्छी चालक है। हवा क्या है, ऊष्मा की अच्छी चालक है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये मैंने यूनिट लिखी हुई है, थर्म आपसे पूछा जाता है कि थर्म किसकी यूनिट है, तो आपको याद रखना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। तो थर्म भी किसकी यूनिट है, ऊष्मा की यूनिट है। और अगर एक थर्म के बारे में हम बात करते हैं, एक थर्म कितने के बाद बराबर होता है, 10⁵ BTU का मतलब लिखा हुआ है ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर होता है। डायरेक्टली रेलवे में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। चलो ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होती है, 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम ये भी आ सकता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट आपको पता है ऊष्मा की यूनिट होती है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है वो होती क्या है। तो 1 पाउंड पानी का तापमान जो होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही क्या कहते हैं हम, 1 BTU, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट हम इसको कहते हैं। अगर 1 पाउंड की बात करें, 1 पाउंड पानी में कितना होता है, तो 450 ग्राम कितने को बोलते हैं हम, 1 पाउंड को बोलते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू है 453.5 ग्राम, ठीक है। तो 1 मील, 1 नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलो अब चलते हैं आगे। अब देखिए जो हीट होती है, सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, एक ऑब्जेक्ट ये है, तो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है ये इस तरीके से, तो ये किन किन माध्यम से हो सकता है। तो पहला माध्यम होता है कंडक्शन, दूसरा माध्यम होता है कन्वेक्शन, तीसरा माध्यम होता है रेडिएशन। तो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र 3 ही होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो अब मैं आपको समझा देता हूँ कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है। देखिए सबसे पहले ये सपोज करो ये आपकी
एक कढ़ाई है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, गाजर का हलवा आप बना रहे हैं। तो जब आप गाजर का हलवा बना रहे हैं तो जब जिससे आप इसको गाजर के हलवे को चलाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसके मतलब साइज लंबा रखते हैं, या फिर वो लकड़ी की अक्सर बनाई जाती हैं, या फिर इस कढ़ाई का जो भी स्टैंड होगा तो वो लकड़ी का बनाया जाता है। वो ऐसा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि होता क्या है कि जो कंडक्शन में क्या होता है कि सपोज करो ये एक रॉड है, अगर आपने इसको टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दिया ना, ये बिल्कुल ठंडी थी और यहाँ आपने इसको टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दिया, तो होगा क्या कि थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि हीट आपकी यहाँ तक आ जाएगी और ये भी हिस्सा क्या हो जाएगा, आपका गर्म हो जाएगा। तो यही होता है कंडक्शन में, क्या होता है हीट तो ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम होते हैं, जो अणु होते हैं ना, वो अपना स्थान चेंज नहीं करते, वो एकदम कांस्टेंट रहते हैं। तो सॉलिड में जितना भी आपको सॉलिड वस्तुएं दिखती हैं, अगर उसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है, जैसे करो आपका भगोने का स्टैंड है, जो चायदान होता है, तो वो लकड़ी का पीछे से बनाया जाता है, प्लास्टिक का बनाया जाता है, क्योंकि जो कंडक्शन मेथड के थ्रू हीट चलती 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 यहाँ तक आ जाएगी, तो जब आप उसको अपने हाथ से पकड़ोगे तो आपका हाथ जल जाएगा। इसी वजह से पीछे से उसको या तो प्लास्टिक का बनाते हैं और या फिर किसका बनाते हैं, लकड़ी का बनाते हैं। तो कंडक्शन मेथड में क्या होता है, देखिए, हीट ट्रांसफ़र का वह तरीका जिसमें एटम परमाणु अपनी जगह से नहीं चलते, वह हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, तो कंडक्शन कहलाता है। जो एटम हैं, जो पार्टिकल हैं, वो अपने स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, लेकिन हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है, उसी मेथड को क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन में क्या होता है कि पार्टिकल अपने स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, तो उसी को कन्वेक्शन कहते हैं। रेडिएशन में क्या होता है कि किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। 1 मिनट में कन्फर्म कर दिया तीनों को, अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये एक मैंने आयरन रॉड ली हुई है, मतलब लोहे की एक रॉड है। तो लोहे की रॉड को आपने क्या किया, एक साइड से मोमबत्ती लगाई, ये मोमबत्ती है, और यहाँ आपने गर्म करना इसको स्टार्ट कर दिया, मतलब हीट देनी इसको स्टार्ट कर दी। ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया। तो इधर जब आप हीट दे रहे हैं, तो जब आप हीट देंगे तो भाई इधर सीधी सी बात है कि हाई टेम्परेचर होगा और इधर क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, क्योंकि आप जो हीट दे रहे हैं वो इस तरफ दे रहे हैं, इस तरफ क्या है, आप हीट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इधर लो टेम्परेचर है। तो जब यहाँ से हाई टेम्परेचर होगा तो हीट क्या ट्रांसफ़र होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक ट्रांसफ़र होती है। तो हीट हमारी इस प्रकार से देखिए चल रही है, और चलती चलती क्या होगी, यहाँ पे हमारा वैक्स मोम लगा हुआ है। तो मोम क्या होगा, जब यहाँ पे आप हीट दे रहे हैं, लेकिन हीट आपकी चलती 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 यहाँ तक आ जाएगी, और ये जो मोम है ना, ये टपक के ऐसे मतलब फूट के इससे नीचे गिर जाएगा, क्योंकि आयरन रॉड में क्या लगा हुआ था, मोम लगा हुआ था, लेकिन ये मोम भी क्या होगा, नीचे टूट के गिर जाएगा। तो बड़ी आसान सी भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जो कंडक्शन मेथड होता है उसमें क्या होता है, ये पार्टिकल्स अपने स्थान को, पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं और हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है। देखिए ये रॉड ऐसे ही कांस्टेंट रखी हुई थी, हीट ट्रांसफ़र होगी, ये मोम नीचे गिर गया, ठीक है। चलो, तो कंडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, कंडक्शन टेक्स प्लेस सॉलिड ओनली, मतलब जो कंडक्शन होता है सॉलिड में होता है। चलो, अब दूसरा आ गया कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, अब कन्वेक्शन इसका उल्टा होता है, हीट ट्रांसफ़र का वह तरीका जिसमें एटम अपनी जगह से हिल जाएं। एटम जो है अपनी जगह से हिल जाएं, तो वही क्या है, वही हमारा कन्वेक्शन, मतलब हीट ट्रांसफ़र का तरीका जो है वही कन्वेक्शन हमारा कहलाता है। अब समझते हैं कन्वेक्शन होता क्या है। ये डायग्राम बना हुआ है, ये आपका फेज है, ठीक है, और ये एक चाय रखी हुई है, चाय टी बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, और इसमें चाय भरी हुई है। तो आप इस चाय को क्या कर रहे हैं, ये आपका मुंह है, आप इसको पीना चाहते हैं। तो ये जब बहुत ज़्यादा हॉट होगी, जब बहुत ज़्यादा गर्म होगी, तो आप क्या करेंगे, इस पर फूंक मारेंगे, मतलब फूंक मारेंगे। और क्या करेंगे, इस फूंक मार के क्या कर रहे हैं, आप इसको ठंडा करना चाह रहे हैं। अब ठंडे होने का प्रोसेस क्या होगा कि ये हाई टेम्परेचर है इसके अंदर, तो बाहर गया है लो टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर से हीट कहाँ जाएगी, लो टेम्परेचर में जाएगी, लेकिन आप इधर से प्रेशर दे रहे हैं, तो इस वजह से ये क्या हो गया, फोर्स्ड कन्वेक्शन हो गया। ये फोर्स कन्वेक्शन हो गया, क्योंकि ये कन्वेक्शन खुद से नहीं हो रहा है, ये आप इस कन्वेक्शन के प्रोसेस को थोड़ा हाई करा रहे हैं, क्योंकि आप इधर से फूंक मार रहे हैं। फूंक मारने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ टेम्परेचर जो हाई था, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जब हीट जाएगी, तो ये चाय हमारी ठंडी हो जाएगी, और जो हीट है वो हमारी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो ये हो गया फोर्स कन्वेक्शन, और ये लिक्विड और गैस दोनों में हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा ये डायग्राम मैंने किस वजह से बनाया है। चलो, अब दूसरा डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, ये कोई बीकर है, इसमें पानी रखा हुआ है, नीचे से आपने हीट दी, तो हीट के पार्टिकल्स इस तरीके से जाते हैं और आते हैं, इस तरीके से जाते हैं आते हैं। तो हीट के पार्टिकल्स क्या है, मूव होते रहते हैं, और पानी क्या होता है आपका टोटल पूरा गर्म हो जाता है। तो ये क्या हो गया आपका कन्वेक्शन हो गया। कंडक्शन कन्वेक्शन दोनों आपको समझ में ना आए हो तो कमेंट कर देना, सारा समझा दूंगा, ठीक है। चलो,
अब तीसरा क्वेश्चन आता है हीट ट्रांसफ़र का ही, ये होता है रेडिएशन, जिसको इंग्लिश में हम विकिरण बोलते हैं। तो इसमें हीट ट्रांसफ़र करने के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है कि सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है वो किसके माध्यम से आता है, तो आपको याद रखना है रेडिएशन, विकिरण के माध्यम से आता है। ठीक है, चलो तो ये सन हो गया हमारा। अब इस सन से जो है हमारी रेज आ रही हैं इस तरीके से अर्थ पे आके टकरा रही हैं, तो विकिरण के माध्यम से क्या हो रहा है, सूर्य से हमारी अर्थ पे जो रेज आती हैं वो विकिरण के माध्यम से आती हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे फास्ट प्रोसेस कौन सा है, तो रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र का क्या है, सबसे फास्ट प्रोसेस है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके हीट ट्रांसफ़र के 3 मेथड मैंने बताए, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन में क्या हो रहा था, हीट ट्रांसफ़र हो रही थी, लेकिन जो पार्टिकल्स थे, जो एटम थे, वो अपना स्थान चेंज नहीं कर रहे थे। कन्वेक्शन में क्या है कि पार्टिकल्स अपना स्थान चेंज कर रहे थे। रेडिएशन में क्या है, किसी भी मीडियम की आवश्यकता होती नहीं है। और रेडिएशन सबसे फास्ट प्रोसेस है हीट के ट्रांसफ़र का। चलो एक लास्ट पॉइंट और याद रख लीजिए इसको ऐसे ही, न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर तापमान में अंतर के समानुपाती होती है। देखिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, मैंने बताया आपको टेम्परेचर दो वस्तुओं का, इसका 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका 2 डिग्री सेल्सियस है, तो ये हाई टेम्परेचर हो गया, ये लो टेम्परेचर हो गया। तो इसका मतलब ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या होगी, हीट ट्रांसफ़र होगी। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, टेम्परेचर तापमान के अनुपात के समानुपाती होती है, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, हीट ट्रांसफ़र की दर ज़्यादा होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। बड़े आसान सी भाषा में मैंने आपको समझाया है। अगर कोई भी बात समझ में ना आई हो तो भाई आप मुझे बता देना कमेंट करके, मैं आपको समझा दूंगा। और इसकी पीडीएफ अगर जिसको भी चाहिए तो ये पीडीएफ के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर देना, पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। और वीडियो जिस भी भाई बहन ने लास्ट तक देखी है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हीट मैंने अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट कर दिया है। आप किसी भी बुक के क्वेश्चन करिए, आप अच्छे से पढ़िए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, या मेरा व्हाट्सअप नंबर सभी के पास है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।